Okay guys, now let us talk about the rate of a chemical reaction. How you going to calculate the speed of a reaction? हम लोग ने अभी लास्ट वीडियो में देखा था कि where you cannot calculate speed, we calculate rate, and rate is any work done upon time. Okay. Now in any chemical reaction, the work done is done by the reactant. That is the reactant undergoing a fusion process. They are reacting with each other एंड दे गिव यू अ प्रोडक्ट. सो यहाँ पर दो ही टाइप के वर्क होते हैं, एक तो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है. सो बेसिकली इफ आई वांट टू कैलकुलेट या इवैल्यूएट स्पीड ऑफ टू रिएक्शंस, आई नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टिंग और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन. मतलब किस तरीके से हम लोग रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. Let us try to formulate this. For example, suppose if I consider a reaction where a reactant A gives a product B. Initially I have taken 5 grams of A. तब B बना ही नहीं होगा when the time is 0 at a particular time. ठीक है. Now final after some time when the time is T, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बाद, the amount of A remaining जो बच गया था that was 3 gram and the amount of B formed obviously इसमें से 5 minus 3 2 gram B form हुआ. So this is one of the case of the reaction. The second case, suppose if I consider a X giving a product Y. Initially suppose आपने 5 gram लिया, ये तो form ही नहीं होगा when time is 0. When time is T at a certain time, if you make the time fixed, if we keep the time fixed in a certain time, suppose ये X, the amount remaining is 0.5 gram. इतना amount बचा है. So how much amount of Y is formed? 5 minus 0.5, that is 4.5 gram of Y is formed. तो यहाँ पर प्रोडक्ट एक पर्टिकुलर टाइम में 2 ग्राम बन रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट वही सेम टाइम में 4.5 ग्राम बन रहा है. अब यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्टेंट 3 ग्राम रिमेनिंग है इन अ सर्टेन टाइम एंड यहाँ पर रिएक्टेंट 0.5 ग्राम रिमेनिंग है. सो इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट स्पीड, और मुझे अगर समझाना है आपको कि कौन सा रिएक्शन फास्ट है, तो आप देख के समझ सकते हो कि सर इफ द प्रोडक्ट इज़ मोर इन द सेम टाइम तो दिस रिएक्शन इज़ फास्टर देन द फर्स्ट रिएक्शन. तो सेकेंड रिएक्शन और फर्स्ट रिएक्शन में से फास्ट कौन सा हो गया? सेकेंड रिएक्शन. उसका स्पीड फर्स्ट रिएक्शन से ज़्यादा है इफ़ यू टॉक अबाउट द रेट. बट इसको फॉर्मुलेट कैसा करेंगे? हाउ विल यू फॉर्मुलेट इट? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द स्पीड ऑफ द रिएक्टेंट्स इनसाइड एंड द प्रोडक्ट. रिएक्टेंट ए बी में कन्वर्ट हुआ. इनिशियली इट वाज 5 ग्राम एंड फाइनली इट वाज 3 ग्राम. इतना बचा था आपके पास आफ्टर सर्टेन टाइम. नाउ रेट इज वर्क डन अपॉन टाइम. तो अगर मुझे इवैल्यूएट करना है कि ए और एक्स में से ज़्यादा कौन रिएक्ट किया, सो आई कैन राइट डाउन कि रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए, पहले हम लोगों ने इसको कितना लिया था? 5 ग्राम. ठीक है. फिर कितना बचा है? 3 ग्राम. सो अमाउंट कितना रिएक्ट हुआ है? 5 minus 3, दैट इज़ नथिंग बट वॉट? 2 ग्राम. इन हाउ मेनी मिनट्स? T मिनट्स. सपोज ये टाइम इंटरवल टोटल 10 मिनट्स का है, तो इन 10 मिनट्स कितना रिएक्ट हुआ? ये 2 ग्राम रिएक्ट हुआ 10 मिनट्स में. तो रेट इज़ 0.2 ग्राम पर मिनट. ये हम लोगों ने निकाल दिया. सिमिलरली स्पीड ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है, तो वो हो जाएगा 5 minus 0.5, दैट इज़ अपॉन 10 द टाइम डिफरेंस, बिकॉज रेट इज़ वर्क डन अपॉन टाइम. तो यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट का काम देख रहे हैं कि ये 10 मिनट में कितना काम करके प्रोडक्ट दे रहा है, कितना रिएक्ट कर रहा है, और ये 10 मिनट में कितना रिएक्ट कर रहा है. तो इट इज़ 5 minus 0.5, दैट इज़ नथिंग बट 0.5 ग्राम इन 10 मिनट्स, दैट इज़ नथिंग बट 0.45 ग्राम पर मिनट वो रिएक्ट कर रहा है. तो X इज़ रिएक्टिंग फास्टर देन A. इट इज़ 0.5 ग्राम ऑफ X इज़ रिएक्टिंग पर मिनट, और A कितना रिएक्ट कर रहा है? 0.2 ग्राम पर मिनट में रिएक्ट कर रहा है. सो ये आपने एक कैलकुलेटिव वे बनाया स्पीड ऑफ A और स्पीड ऑफ X फाइंड करने के लिए. क्लियर है? टू जज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. सिमिलरली आप B का स्पीड भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हो. मतलब अगर मैंने रेट निकाला विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, तो इनिशियली वो 0 था, तो फाइनली वो कितना हो गया? 2. सो फाइनल माइनस इनिशियल
अपॉन 10 मिनट, दैट कम्स टू हाउ मच, 0.2 ग्राम पर मिनट वो फॉर्म हो रहा है। और वही रेट ऑफ वाई निकाल रहा हूँ मैं, तो वाई कितना फॉर्म हो रहा है, इनिशियली वो 0 था, देन 4.5 माइनस 0/10, दैट कम्स टू 4.5 ग्राम पर मिनट। So Y is reacting faster than Y is forming faster than B। तो ये दोनों चीज़, दोनों कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट हो या इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो, ये कैलकुलेशन से यू कैन जज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन गोइंग ऑन। तो स्पीड फाइंड करने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है, यू एनालाइज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, क्लियर, और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट रिएक्शन। जब तक कि आप ये एनालाइज नहीं करोगे आपको स्पीड मालूम नहीं पड़ेगा। मतलब इन जनरल अगर मुझे यही पूरा इक्वेशन एक जनरलाइज वे में बनाना है और फॉर्मुलेशन में बनाना है, तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो आपने 11th में पढ़ा था, दैट इज मोलैरिटी। Molarity is number of moles upon volume of solution in liters, which can also be represented as square bracket, also called as molar concentration, मतलब basically the amount, और active mass भी बोलते हैं इसको, if you remember this। कोई कोई जगह पे it is represented by C also, it is molar concentration, molarity। So this is one of the way to express amount। हम लोग ग्राम पर मिनट में कर रहे हैं, ग्राम पर लीटर में कर रहे हैं, हम लोग मोल्स पर लीटर में, so one of the amount। सो अगर मुझे ये जनरलाइज करना है कि रेट कैसा फाइंड किया जाता है, तो लेट अस कंसीडर वन रिएक्शन वेयर अ रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। तो लेट मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अभी हम लोग अमाउंट ग्राम में नहीं ले रहे, हम लोग मोल्स में ले रहे हैं, ओके। सो हम मैंने मोलार कॉन्सेंट्रेशन, लेट R1 बी द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, R2 will be the final concentration of the reactant। If I say what is the speed, the rate of the reaction with respect to reactant, तो आप बोलेंगे सर the difference that is nothing but final R2 minus R1। और सपोज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम T1 था और ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हुआ जब टाइम T2 हुआ, सो नाउ इट बिकम्स अपॉन टाइम, टाइम इज नथिंग बट T2 माइनस T1, द टाइम डिफरेंस। ईजिली तरीके से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। वहाँ हम लोग ने याद होगा डिफरेंस निकाला था अमाउंट का, और फिर टाइम का डिफरेंस 10 माइनस 0, 0 मिनट से स्टार्ट किया था और 10 मिनट्स पे स्टॉप किया था, 10 माइनस 0 था। सो यू फाइंड आउट द स्पीड इन दिस मैनर। नाउ सिंस वी नो दैट के एज टाइम गोज ऑन, जैसा टाइम बढ़ता है रिएक्शन में अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कम हो जाता है। तो इफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, तो डेफिनेटली ऑब्वियसली हम लोग लिख सकते हैं हियर इन दिस केस कि सिंस मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 इज ग्रेटर देन R2, और पूरा वैल्यू हमको पॉजिटिव में चाहिए, सो वी राइट माइनस हियर। दिस माइनस क्या हमको बता रहा है, इट सिग्निफाइज दैट एट टाइम गोज ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। पहले आपने 5 ग्राम लिया था रिएक्टेंट, अब कुछ टाइम चले जाएगा तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सो इफ इट इज डिक्रीजिंग, सो वी राइट डाउन माइनस हियर, ओके। नाउ द डिफरेंस, डिफरेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेल्टा। तो माइनस डेल्टा, डिफरेंस किसका, मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, अपॉन डिफरेंस इन टाइम। अब डिफरेंस के लिए आप तो ये डेल्टा साइन यूज कर लो, या तो आप स्मॉल d यूज कर लो अपॉन dt, डिफरेंशिएशन का। ये दोनों में फ़र्क क्या होगा, ये दोनों में फ़र्क ये होगा कि आप यहाँ पर रिएक्टेंट R का स्पीड फाइंड कर रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट द स्पीड ऑफ द रिएक्टेंट R इन अ लार्ज टाइम इंटरवल, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ओके। यू आर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ रिएक्टेंट R when the time interval is large, the time difference is large, so this is large time interval, okay, and this is a very small time interval। so जब भी आपको बहुत small differentiation निकालना होता है, small difference होता है, तब you write down small d with respect to derivative, and if there is a large difference you write down delta। and why do we write down minus sign here, because minus sign क्या signify कर रहा है कि as time goes on the amount of reactant decreases। मतलब if I generalize this, then rate with respect to reactants will be equal to minus, मतलब decrease in
concentration of reactant upon change in time. Now this decrease signifies this minus sign. Okay, अब यहाँ पर मैंने दो रेट लिखे हैं, एक लार्ज टाइम इंटरवल में जब आप फाइंड कर रहे हो, एक स्मॉल टाइम इंटरवल में आप फाइंड कर रहे हो. तो जो लार्ज टाइम इंटरवल हम लोग फाइंड करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट. स्मॉल टाइम इंटरवल में हम लोग जो फाइंड करेंगे दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. एट दैट इंस्टेंट मतलब वेरी 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 स्मॉल डिफरेंस, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिफरेंस पे हम लोग इसका रेट फाइंड कर रहे हैं. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट. दोनों आप रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट के टर्म में आप बता सकते हो. सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट P की बात कर रहा हूँ, सो दिस इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट P1 इनिशियली व्हेन द टाइम इज T1 and this is P2, the molar concentration of product final time when time is T2. Okay, now obviously time जब बढ़ेगा तब what happens to the amount of product? The amount of product will what? Increases. So we can write down कि molar concentration of P2 will be greater than molar concentration of P1. So if I find out rate in terms of product, so we can write down as molar concentration of P2 minus molar concentration of P1 upon T2 minus T1 प्लस साइन यहाँ पर आएगा. वाई? बिकॉज साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर P2 विल बी मोर, क्योंकि as time goes on प्रोडक्ट इंक्रीजेज. यहाँ पर माइनस आप क्यों डाल रहे थे? बिकॉज as time goes on the reactant will decrease. अच्छा, इसको आपको दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है. यू कैन रिप्रेजेंट इन एवरेज रेट, प्रोडक्ट को एवरेज रेट में प्लस डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T. इंस्टेंटेनियस रेट प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन वॉट? dt. तो अगर मुझे इसका डेफिनेशन बनाना है तो रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू, प्लस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन. अगर ये पूरे रिएक्शन का मुझे स्पीड लिखना है तो आई कैन राइट डाउन के रेट ऑफ द एंटायर रिएक्शन विल बी आइदर, अब रेट है R तो माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R अपॉन dt और प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P अपॉन dt. मतलब रेट इज इक्वल टू बोथ, दोनों पे स्पीड डिपेंड कर रहा है. So rate of the reaction will either minus d concentration of R upon dt और plus d concentration of P upon dt. मैंने dt क्यों लिया है? Because time interval मैंने बहुत कम सिलेक्ट किया, very very small time interval. And what is the reason to select instantaneous rate everywhere? Because now let us try to understand कि ज़्यादा दोनों में से useful कौन सा है for reaction mechanism. Now in the last video you have seen कि रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री, कैन बी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स. उसमें से कुछ स्टेप फास्ट हो गए और कुछ स्टेप स्लो हो गए. एंड रेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप. इफ यू रिमेंबर, फास्ट स्टेप में टाइम ऑलवेज टेंड्स टू जीरो, ऑन वेरी स्लो स्टेप में द टाइम टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो यू डोंट फाइंड रेट एट वेरी स्लो और वेरी फास्ट, यू फाइंड रेट एट मॉडरेट स्लो. मतलब अगर एक रिएक्शन हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं जो 0 मिनट से 10 मिनट्स तक चल रहा है, अभी मैंने आपको फाइंड करने बोला कि यू फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन. सो नाउ यू विल आस्क मी, सर टू फाइंड रेट ऑफ द रिएक्शन आई वांट T1 T2. सो मैंने आपको एक T1 असाइन किया कि दिस इज T1 1 मिनट, दिस इज T2 9 मिनट. दिस इज द टाइम डिफरेंस यू नीड टू कैलकुलेट रेट. फिर आप मुझे पूछोगे सर रेट किस में फाइंड करना है, रिएक्टेंट के टर्म्स में फाइंड करना है कि प्रोडक्ट के टर्म में? मैंने बोला रिएक्टेंट के टर्म में करो. बोला ओके नो प्रॉब्लम, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट. सो यू गिव मी R1 R2. आपने पूछा R1 R2 क्या है, तो मैं बोला T1 पे दिस इज R1, T2 पे दिस इज R2. सो नाउ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट यू विल राइट डाउन दैट इट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R2 माइनस मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R1 अपॉन T2 माइनस T1. क्लियर है? यर द टाइम इंटरवल, अगर आप टाइम इंटरवल देखोगे तो टाइम इंटरवल इज 9 minus 1 दैट इज 8 मिनट्स. बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल टाइम ऑफ द रिएक्शन. द टोटल टाइम ऑफ द रिएक्शन इज 10 मिनट्स. तो उससे ये बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है. 1 मिनट टू 9 मिनट का गैप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है कैलकुलेशन के लिए. ओके,
सो यहाँ से अगर मैंने ये टाइम इंटरवल दिया तो यू विल से सर दिस इज बेसिकली एन एवरेज रेट. नाउ सपोज आई गिव यू 2 टाइम इंटरवल, दिस इज T1 एंड दिस इज T2, वेरी क्लोज, मतलब वो दिख भी नहीं रहा है ऑलमोस्ट. मतलब अगर मैं इसको बराबर क्लियरली लिखूँ यहाँ पर तो मैंने टाइम दिया है 3.42 to 3.44. मतलब आपको मैंने कैलकुलेट करने बोला है रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, वेयर R2 minus R1 you will substitute and these two values will be given on T2 minus T1. but ये T2 minus T1 क्या है? This the difference is 3.44 minus 3.42. तो डिफरेंस है 0.02 का, a very very small time interval. So you will say sir with respect to 10 minutes this is a small time interval and with respect to 10 minutes of the reaction this is a large time interval. So sir this is definitely an instantaneous rate and this is, you ask us to calculate the average rate, okay, but which is more useful. So now let us take an example कि suppose एक reaction है जो 3 स्टेप का है. फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है बट यू डोंट नो द स्पीड. तो इफ़ यू ट्राई टू फाइंड द एवरेज रेट ऑफ द एंटायर रिएक्शन, तो आपको तीनों रिएक्शन का, हो सकता है या आपने 2 रिएक्शन का टाइम पकड़ा हो, तो सपोज द रिएक्शन इज ऑफ ईच स्टेप, सपोज ईच स्टेप जो है उसके अंदर वो जो कवर हो रहा है उसमें जब आप एवरेज टाइम निकाल रहे हो तो दैट एवरेज टाइम इज सपोज कवरिंग ऑल 3 स्टेप्स टुगेदर, तो आपको जो स्पीड मिलेगा वो एक कंबाइंड स्पीड मिलेगा. बट इफ़ यू फाइंड अ इंस्टेंटेनियस रेट यू विल गेट स्पीड ऑफ ईच एंड एवरी स्टेप, जिसमें से आप ये फाइंड कर सकते हो कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क माई प्यून कि यू गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो अब सपोज मेरा क्लास है एट द 3rd फ्लोर, सो उसको आने में 20 मिनट्स लग गया. तो इफ़ दिस इज़ द एवरेज, मैंने टाइम निकाला, डिस्टेंस निकाला, एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया, ओके. बट अगर मैं उसको हर एक स्टेप का स्पीड पूछूंगा, मतलब यहाँ से बिल्डिंग से नीचे उतरने के लिए हाउ मच टाइम टुक, सो अगर वो बोलेगा सर विद इन 30 सेकेंड्स, सो मुझे पता पड़ जाएगा कि ओके दिस स्टेप इज़ वेरी फास्ट, तो ये लिफ्ट से गया है, स्टेयरकेस यूज़ नहीं किया है. स्टेयरकेस यूज़ करता थोड़ा और सेकेंड्स ज़्यादा होते हैं. ओके, वॉक करके गया है कि बाइक लेके गया है. सो I want to know about each and every step. So if I want to know each and every step, मुझे instantaneous rate ही find करना पड़ेगा. तो instantaneous rate से मुझे एक एक step मालूम पड़ेगा कि अभी उसने कौन सा रूट लिया है, वो कैसा जा रहा है. If I find out speed of each and every step. लेकिन अगर मैं average speed find करूँगा so मैं कभी भी mechanism plot कर ही नहीं सकता. So if I want to know write down the entire mechanism of the reaction with proper speed of every step, I need to find out instantaneous rate and not the average rate. So therefore instantaneous rate is very useful in finding out the speed of multiple steps in a complex reaction. Clear है? So that is why ये याद रखना दो example how you will find out the rate of the reactant or the rate of the product if it is given in a numerical. आपको difference निकालना है, time difference निकालना है and you calculate it. Okay, and concentration will be either given in moles per liter or in gram per liter. ठीक है? Now next thing you need to understand about the units of rate. I'll write down here, I'll rub this out. And we'll cover some more examples to write down the rate. Unit से पहले we try to understand कि न्यूमेरिकल्स में कैसा फ्रेम किया जाता है एंड हाउ दे आर फ्रेम्ड इन वर्ड प्रॉब्लम्स. सपोज एक रिएक्शन दिया है HI plus HI, 2 moles of HI decompose on heating to gives H2 and I2. So now this is the reactant and these two are product 1 mole form हो रहा है. If I write down rate HI, फिर मैंने क्या लिखा, ये मैंने rate of reaction नहीं लिखा. Here I am writing down the speed with which HI is reacting. HI is getting consumed. So this is the rate of consumption of HI, rate of disappearance of HI. Remember that. Okay. Now this will be written as minus D. अगर मैंने instantaneous लिया तो minus D
molar concentration of HI upon dt. Why I'm writing down minus here? Because HI is a reactant. As time goes on, the amount of reactant decreases. फिर इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा, तो दैट इज नथिंग बट माइनस बाहर आ गया, HI2 माइनस मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI1 अपॉन T2 माइनस T1, एंड फिर वैल्यूज देंगे, हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, बट दिस व्हाट आई वांट टू से कि माइनस डी HI बाई dt इज नथिंग बट रेट of consumption or disappearance of HI. consumption और disappearance of HI हो गया, और HI क्या है आपका? reactant. okay, now if I write down rate with respect to H2, तो H2 product है, तो this is basically the rate of फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. तो अगर इसका लिखना है तो प्रोडक्ट के लिए हम क्या लिखते हैं? प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, तो पी की जगह पे क्या आ जाएगा? H2 अपॉन वॉट? dt. Now similarly if I write down rate of formation of I2, so that will be plus d concentration of I2 upon dt. So these are nothing but the speed of reactant and speed of product. ये इनकी individual speed है. लेकिन if I write down रेट ऑफ रिएक्शन, पूरे रिएक्शन का स्पीड क्या है? सो नाउ द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी रिटन एज सिंपली, ध्यान देना, फॉर दिस रिएक्शन, इसको मैं कैसा लिखूंगा? द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी रिटन एज इट्स 2 moles ऑफ HI. तो बराबर देखो, when 2 moles of HI undergoes decomposition, it forms 1 mole of H2 and 1 mole of I2. okay, so if I divide this entire equation by 2, I can write down HI gives H2, half of H2 plus half of I2. मतलब 1 mole of HI corresponds to half of H2 and half of I2. ऐसा रीड कर सकते हो आप कि 1 mole of HI when decomposed it gives half mole of H2 and half mole of I2. So if I write down the rate of the reaction, then rate of the reaction किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे. ये रिएक्टेंट की स्पीड है, ये प्रोडक्ट की स्पीड है. अगर आपने रेट ऑफ द रिएक्शन डायरेक्टली ऐसा लिख दिया कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ, दिस इज व्हाट, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI विच इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 विच इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2, तो वो गलत होगा. वाई? बिकॉज इसको रीड करो, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI, और आगे क्या लिखा? इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2. गलत है, क्योंकि when 2 moles of HI decompose 1 mole of H2 form, और 1 mole of HI decompose half mole of H2. सो हम क्या करेंगे? सिंपली व्हाट वी विल डू, जो भी आपका कोएफिशिएंट रहता है रिएक्शन में, उसी से ही उसी टर्म को डिवाइड कर देने का. मतलब 1/2, 1/1, 1/1. अब इसको रीड करोगे तो इन दोनों पार्ट को हम लोग रीड करते हैं. देखो प्रॉपरली आएगा. आई रीड इट. क्या करने का? कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देने का. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाफ माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस डी मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt. अच्छा, 2 ये साइड जाएगा तो 2. सो नाउ आप इसको रीड कैसा करोगे आप? दैट व्हेन, सी प्रॉपरली, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन यानी स्पीड rate of decomposition of HI is twice of rate of formation of H2. ऑब्वियस बात है, जब 2 मोल डिकम्पोज होते हैं तो 1 मोल फॉर्म होता है. या तो फिर इसको ऐसा रीड करो, रेट ऑफ, 1 मिनट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज हाफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI. मतलब जब हाफ मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा HI का, देखो अभी मैंने फिर क्या किया, 1 मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा HI का, तब कितना मॉलिक्यूल H2 का फॉर्म होगा? हाफ. वही सिग्निफाई कर रहा है. इसको रीड करना चाहिए समझने के लिए. रीड इट वंस अगेन विथ मी, यू विल अंडरस्टैंड इट, दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 इज हाफ ऑफ रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI, और इसको 2 से मल्टीप्लाई गया है, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2. मतलब जितना H2 फॉर्म होगा उसका डबल HI डिकम्पोज होगा. सही बात है, उसका डबल HI डिकम्पोज हो रहा है. जितना एक H2 फॉर्म हो रहा है 2 HI डिकम्पोज हो रहा है, 2 H2 फॉर्म हो रहा है 4 HI डिकम्पोज हो रहा है. क्लियर है?
सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. सो क्या करने का बेस्ट, whenever you want to write down the rate of the entire reaction, you place all the speed of all reactants and products, सबका speed equal लिखो, लेकिन you divide each and every term by its coefficient. मतलब अगर मुझे ये same reaction लिखना है, N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो I will write down that rate of the entire reaction is equal to, देखो 1 mole of N2 reactant है, तो reactant के लिए माइनस आ गया, d concentration of N2 upon dt is equal to 3 आ रहा है, तो 1/3 माइनस क्यों डाला, बिकॉज H2 रिएक्टेंट है, H2d concentration of dt is equal to half d concentration, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ये अमोनिया, d concentration of NH3 upon dt. So divide each and every term by its coefficient जो रिएक्शन में दिया है. Now this equation, ये जो इक्वेशन है रेट ऑफ द रिएक्शन, ये पूरे रिएक्शन का स्पीड है, ये इनका इंडिविजुअल स्पीड है. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं. ओके, सो याद रखना हाउ टू राइट डाउन द इंडिविजुअल स्पीड. इफ यू राइटिंग डाउन द इंडिविजुअल स्पीड, नो नीड टू डिवाइड बाय द कोएफिशिएंट. बट इफ यू आर राइटिंग द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय इट्स कोएफिशिएंट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ to make you understand. वो एग्जाम्पल से पहले फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द यूनिट्स या यूनिट ऑफ रेट इन टू कंडीशन. ना बेसिकली अगर रेट का देखोगे तो रेट इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, वही है. सी, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. सो बेसिकली रेट इज कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम. लेकिन इन केस ऑफ सॉल्यूशन फेज वी यूज मोलार कॉन्सेंट्रेशन. इन केस ऑफ गैस फेज वी यूज 11th में किया था पार्शियल प्रेशर. और ये दोनों रिलेटेड है. कैसे? मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज N/V. तो इफ यू रिमेंबर PV इज इक्वल टू NRT और P इज इक्वल टू N/VRT. और N/V क्या होता है? N/V इज नथिंग बट मोलारिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन. सो P इज इक्वल टू CRT, दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन. RT अगर कॉन्स्टेंट हुआ तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C. तो जहाँ पर मोलार कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में आप यूज़ करोगे तो गैस में आप क्या यूज़ कर लोगे? पार्शियल प्रेशर. दिस इज़ फॉर सोल्यूशन, दिस इज़ फॉर गैस. ओके, रिमेंबर. सो आइदर रेट विल बी C/T, मोलार कॉन्सेंट्रेशन बाई T, या तो फिर पार्शियल प्रेशर अपॉन D गैस फेस के लिए. तो इसके दो यूनिट हो गए. सोल्यूशन फेस के लिए आप यूनिट लिखोगे रेट इज इक्वल टू मोलार पर सेकेंड, मोलारिटी स्प्लिट किया तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, या तो फिर मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सिमिलरली पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रेशर का यूनिट क्या है? एटमॉस्फेयर. तो रेट इन टर्म्स ऑफ गैस फेस, रेट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, या तो फिर mm ऑफ Hg पर सेकेंड लिख सकते हो, या तो पास्कल पर सेकेंड जिसमें दिया होगा गैस फेस के अंदर. ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको ये भी याद होगा फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड कि पार्शियल प्रेशर को हम लोग गैस फेस में कैसा कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा. दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर. और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन टोटल मोल्स. मतलब अगर मैंने दो गैस लिया है, A गैस प्लस B गैस गिव्स यू अ प्रोडक्ट, मुझे पार्शियल प्रेशर निकालना है सपोज A का, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ A विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू टोटल प्रेशर. मोल फ्रैक्शन ऑफ A विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. और अगर ये गैस में हुआ तो प्रोडक्ट भी आपको डालना पड़ेगा, उसका भी गैस मॉलिक्यूल आएगा. सपोज ये गैस में नहीं है, सपोज इट इज़ इन लिक्विड स्टेट, सो A इंटू टोटल मोल्स. सो नाउ कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज द यूनिट ऑफ रेट इन टर्म्स ऑफ सोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ गैस. इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना. ओके, एंड रेट के लिए ग्राफ क्या होगा? इफ़ यू कैलकुलेट अ ग्राफ rate of the reaction with time, so at time goes on, what happens to the amount of reactant come? Decrease होता है. If the amount of reactant is decreasing, obvious बात है speed कम हो जाएगा. So the rate of the reaction will decrease with time. Always remember this.
सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन कैसा फाइंड करेंगे? इट इज़ नथिंग बट द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन R2 माइनस R1 या P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1. देन यू विल फाइंड आउट द इंडिविजुअल रेट्स. रिएक्टेंट है तो माइनस, प्रोडक्ट है तो प्लस. देन पूरा रिएक्शन का रेट फाइंड करना है तो डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय इट्स कोएफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. अप्लाई कर सकते हो. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट टू कैलकुलेट. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल के इसका क्वेश्चन कैसा फ्रेम हो सकता है. Now suppose क्वेश्चन आ गया, द रिएक्शन इज गिवन, दिया है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 गैस. ओके, रिएक्शन दिया हम लोगों को. नाउ इन क्वेश्चन दे हैव गिवन अस के रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2. ओके, H2 is 0.04 molar per second. Calculate rate of formation of ammonia. ये आपको कैलकुलेट करना है कि अमोनिया कितना स्पीड क्या है अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव गिवन अस रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2. तो H2 क्या है? आपका रिएक्टेंट है. ओके, सो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt. एंड दिस वैल्यू इज गिवन 0.04 मोलार पर सेकेंड. मतलब H2 का स्पीड ऑफ कंजम्पशन दिया है एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा? वी कैन राइट डाउन दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नथिंग बट प्लस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन dt. ये फाइंड करना. So for this equation you apply differential rate equation. So according to differential rate equation, the rate of entire reaction will be equal to, चलो N2 से स्टार्ट करते हैं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन dt और इट इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस हाफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt. एक वैल्यू आपको दे के रखा है, दिस वैल्यू इज गिवन. सो ये दोनों को इक्वेट करो, दैट माइनस 1/3 डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt. इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, दैट 1/3 माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन H2/dt इज इक्वल टू हाफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन dt. नाउ दिस वैल्यू इज गिवन, माइनस dH2/dt 0.04 है. सो आई विल राइट डाउन योर that 1/3 into 0.04 half into d concentration of ammonia upon dt. So finally we can write down the d concentration of ammonia upon dt will be equal to 2/3, 2 ये साइड आ जाएगा, so 2/3 into 0.04. क्लियर है? तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. 2 4 8, तो 0.08 डिवाइड बाई 3, जो भी आंसर आया दैट इज द मोलार पर सेकेंड फॉर द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. सो दिस इज हाउ यू विल डू कैलकुलेट. ऐसा आपको क्वेश्चन आ सकता है, बट यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. याद रखने का, यू हैव टू डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय इट्स कोएफिशिएंट्स. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वे. अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकेंड वे देखेंगे, दैट इज द सेकेंड वे टू फाइंड आउट द रेट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज रेट लॉ.